लास्ट क्लास में हम लोग वन वन और मेनी वन फंक्शन के बारे में एंड में बात कर रहे थे। वन वन एंड मेनी वन के बारे में बात कर रहे थे और कुछ एग्जांपल लेके हमने निकाला भी था कि फंक्शन वन वन है या मेनी वन है। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं ताकि थोड़े हैंड्स ऑन हो जाए एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो सपोज अगर कोई फंक्शन है एफ आर टू आर मॉड एक्स, कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स। ये हैं, आप निकाल लो वन वन है या फिर मेनी वन फंक्शंस हैं ये सारे। लिमिट्स की इन चैप्टर सॉल्व कर लिया आपने? तो इफ यू हैव नॉट सॉल्व लिमिट्स की इन चैप्टर, सॉल्व इट। ठीक है, लिमिट्स की अगर इन चैप्टर सॉल्व नहीं करिए तो सॉल्व कर लेना, दो इन चैप्टर है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, सॉल्यूशंस में उसके आपको भेज दूंगा। चलो, तो पहला वाला जो फंक्शन है वो वन वन है या मेनी वन है? मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो पता है आपको? मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है ना? तो डेफिनेटली आप अगर यहाँ पे एक लाइन खींचोगे ये आउटपुट के लिए, यू विल गेट टू इनपुट्स, राइट? तो डेफिनेटली ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? मेनी वन। द फर्स्ट वन इज मेनी वन। यस रिया। नेक्स्ट वाला क्या है? मॉड एक्स है। ग्राफ इसका भी यही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली डिफरेंस इज कोडोमेन, डजेंट मैटर, राइट? आउटपुट दो आएंगे। ओनली डिफरेंस इज दिस, अगर इसके डिफरेंस से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, वैसे भी इसका जो आउटपुट था उसका आउटपुट ये होता है, मतलब मॉड का जो आउटपुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव रियल वैल्यूज होते हैं या फिर जीरो होता है। तो उसका आउटपुट ये था। तो बस ये है कि यहाँ पे ये जो डोमेन है, कोडोमेन है, वो रेंज के बराबर है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी जो कि आउटपुट में आ ही नहीं रही है, मतलब जो y की नेगेटिव वैल्यूज हैं, y की नेगेटिव वैल्यूज पहले वाले केस में थी, दूसरे वाले में नहीं है, उससे कुछ फंक्शन को फर्क नहीं पड़ रहा। तो दिस इज मेनी वन। नेक्स्ट वाला जो है उसमें आर पॉजिटिव इनपुट है और आर पॉजिटिव आउटपुट है। तो ये फंक्शन कुछ इस टाइप का आ जाएगा कि आपको जो इनपुट लेना है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है। तो मतलब यही वाले इनपुट लेना है जो पॉजिटिव एक्स में आएंगे, नेगेटिव वाले नहीं लेना है। ग्राफ अब जो आपके पास आएगा वो सिर्फ इतना ही आएगा, करेक्ट? और इसमें भी यहाँ पे जीरो नॉट इंक्लूडेड है क्योंकि आर पॉजिटिव रियल वैल्यूज बोला। अब इसमें अगर आप कोई भी लाइन, इनफाइनाइट लाइन, इफ यू इमेजिन लाइक दिस, तो हर केस में कितने इनपुट आएंगे? एक आउटपुट के लिए एक ही इनपुट आएगा। तो दिस फंक्शन इज वन वन, क्योंकि यहाँ पे इनपुट चेंज हो गया है इसीलिए फंक्शन वन वन आया है। पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव रियल आउटपुट है, फंक्शन वन वन। ई की पावर एक्स
का जो ग्राफ होता है वो आपको पता है क्या है? दिस इज द ग्राफ ऑफ ई की पावर एक्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ता जाता है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू निकालोगे, कोई भी आउटपुट लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली आपके पास क्या आने वाली है? एक ही इनपुट आने वाला है, सॉरी एक ही आउटपुट आने वाला है। तो दैट्स व्हाई द फंक्शन इज 1 1 ln x log x बे c। log x बे c का भी ग्राफ आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक ग्राफ ले रहा हूं मैं। दिस दिस पॉइंट इज 1,0। तो जो भी आप इन, अच्छा यहाँ पे ये डोमेन यहाँ पे पॉजिटिव रियल वैल्यूज डाल देना, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव रियल वैल्यूज के लिए ln x डिफाइन नहीं होता बेटा, तो वो फंक्शन की डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू बोलोगे, हर एक के लिए एक ही इनपुट आएगा, एक आउटपुट के लिए एक ही इनपुट आएगा। दिस फंक्शन इज ऑल्सो 1 1। एक्स क्यूब किस टाइप का ग्राफ होगा? एक्स क्यूब आपके लिए थोड़ा सा बताना में भी डिफिकल्ट हो सकता है, बट क्या होने वाला है देखो यहाँ पे, एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, यहाँ से ऐसा आता है और यहाँ से ये ऐसा आता है। और आप देखोगे तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आपके पास वाई की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी वाई लिया तो एग्जैक्टली वन ही इनपुट आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ भी कोई इनपुट लिया आउटपुट है, इसके करस्पॉन्डिंग भी एक ही इनपुट है। यहाँ भी अगर कोई आउटपुट है मतलब नेगेटिव वैल्यू भी आउटपुट है, तो आपके पास एक ही इनपुट आएगा। तो दिस फंक्शन इज ऑल्सो 1 1 फंक्शन। हाँ, डिफरेंशिएशन मेथड में मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि देयर आर मेनी वेज ऑफ फाइंडिंग 1 1 मेनी वन, है ना। उसमें कैलकुलस की भी चीजें यूज होती हैं जो आप बाद में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो उसमें एक पार्ट होता है जो डिफरेंशिएशन का यूज करा के आपको बताता है कि फंक्शन क्या है, ठीक है, मेनी वन है या 1 1 है। जैसे कि इस एक्स क्यूब का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो एफ एक्स अगर एक्स क्यूब है तो एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज 3x²। और 3x² जो है वो या तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर इक्वल टू जीरो होगा व्हेन x इक्वल टू जीरो होगा, और अदरवाइज इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, और x इक्वल टू जीरो पे ये हमेशा जीरो होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा क्या आता है बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है। और ये कंडीशन क्या होती है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है कि फंक्शन क्या है, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या कभी एक बार जीरो हो रहा है ना। ये एक बार जीरो हो रहा है, ये थोड़ा सा पंगा है, इसके डिटेल में हम लोग समझेंगे जब हम कैलकुलस में आगे वाला पार्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, है ना। जनरली क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में दो कंडीशन आती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी आप ये समझ लो कि ये इक्वल टू जीरो जो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हो रहा है, रेस्ट हमेशा पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया भाई साहब फंक्शन, तो फंक्शन जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया तो अब आपको ये पता चलना चाहिए ग्राफ से कि कोई भी एक आउटपुट जो है वो करस्पॉन्डिंग टू मोर देन वन इनपुट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं हम, जैसे जैसे हम पॉजिटिव यहाँ देना देखना ग्राफ में, जैसे जैसे हम पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इनफाइनाइट की तरफ, मतलब यहाँ से कुछ इस टाइप का मूवमेंट अगर हम कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप देखोगे वाई की वैल्यू जो भी है वो वाई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाती है। अब जब यहाँ पे बढ़ती जाती है तो डेफिनेटली कोई चांस ही नहीं होता है कि वो फंक्शन मतलब एक आउटपुट के लिए एक से ज्यादा इनपुट दे। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या फॉर दैट केस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, बेटा ये वीडियो बंद करो जिसका भी ऑन है। हाँ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर फंक्शन होता है तो फंक्शन क्या होता है? 1 1 होता है। एक और एग्जांपल में ले लेता हूं, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब, है ना। सिमिलर टाइप का एग्जांपल ले रहा हूं। अब माइनस ऑफ एक्स क्यूब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3x², करेक्ट। दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएशन।
This is always less than 0 or equal to 0. Equal to 0 when x is equal to 0, and when x is not equal to 0 it is always negative. तो इसमें क्या होने वाला है, जो कंडीशन आपके पास आने वाली है वो ये आने वाली है कि इसका जो एफ डैश है ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 होता है. अगर हमेशा एफ डैश नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव हुआ है, और पॉजिटिव हुआ है तो सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए पॉजिटिव हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पॉजिटिव हुआ है, तो इन दैट केस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ये फंक्शन क्या होने वाला है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने वाला है. अभी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने वाला है, तो यहाँ पे अब आप ध्यान दो कि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा. ठीक है, तो इसमें वो बात है कि जब आप x को बढ़ाते जाओगे, ध्यान देना, जब x को आप बढ़ाते जाओगे, x की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाएगी, तो y की वैल्यू जो है, या फंक्शन की वैल्यू आप बोलो, वो वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. अभी अगर इस टाइप का सेम है तो डेफिनेटली फंक्शन वो क्या होने वाला है, 1 1 होने वाला है. तो कभी भी अगर आप डिफ्रेंशिएट करके निकालोगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में फंक्शन क्या होने वाले हैं, 1 1 होने वाला है. ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन की मेथड होती है. डिफरेंशिएशन की मेथड से आप डायरेक्ट कहीं कहीं पे निकाल पाओगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. जैसे कि एक एग्जांपल में ले लेता हूँ. मान लो अगर एफ एक्स आपको दिया, जेई में आया हुआ भी क्वेश्चन है, एक्स की पावर 7 प्लस 2x की पावर 5 प्लस सपोज 3x प्लस 4. अगर ये मैंने आपको फंक्शन दे दिया और इसके बारे में पूछ रहा हूं मैं, हाँ, तो इसमें एफ डैश एक्स, सॉरी, इसमें अगर फंक्शन एफ जो है वो आर टू आर डिफाइन है, ठीक है, तो इन दैट केस ये फंक्शन 1 1 है कि मेनी वन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है. तो विच काइंड ऑफ अ फंक्शन दिस इज, मेनी वन और 1 1? तो व्हेन यू डिफरेंशिएट इट बेटा, you will get 7x raised to the power 6 plus 10x raised to the power 4 plus 3, and this is always greater than 0 undoubtedly because this is positive, this is always positive, और ये तो पॉजिटिव है, ये तो इक्वल टू 0 भी कभी नहीं होगा. तो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन ये आएगा, एफ डैश एक्स is equal is greater than 0, therefore function is strictly increasing function. अब भाई साहब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें ये फंक्शन क्या होने वाला है, 1 1 होने वाला है. दिस इज हाउ वी चेक इट. ठीक है, अब ये आप बोल रहे थे ना, कभी कभी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो केस आता है, यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा पंगा है जिसके डिटेल में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो भाई साहब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही फंक्शन है, जैसे ये केस है. और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो थोड़े दो केसेस बनते हैं, है ना. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बी और मे नॉट बी, तो दो केसेस बनते हैं. इन केसेस के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा. जैसे लास्ट वाला केस जो था मेरा यहाँ पे, इसमें इक्वल टू 0 भी आ रहा था बट फंक्शन 1 1 हो रहा था. एंड देयर आर द केसेस जिसमें इक्वल टू 0 आएगा बट वो फंक्शन 1 1 नहीं होंगे. तो इनके बारे में डिटेल में अभी के लिए नहीं बात करूंगा, मैं बाद में बात करूंगा जब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, या ग्राफ के बारे में वो डिटेल में डिफरेंशिएशन की हेल्प से पढ़ेंगे. ठीक है, सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी सेम कंडीशन आती है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन में दो केसेस बनते हैं कि वो हो सकता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या हो सकता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना हो.
दो केसेस बनते हैं, उनके बारे में अगेन बाद में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाउ वी यूज डिफरेंशिएशन? नोट कर लो बेटा इसको, जिसको प्रॉब्लम थी। डन कॉपिंग? चलो इसको भी लिख लो। हाँ ले जाता हूँ, पहले इसको कर लो, फिर वापस से एक बार प्रीवियस पेज पे ले जाता हूँ। इसमें एक मैथमेटिकल वे होता है सॉल्विंग का, वो अभी मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ। fx1 और fx2 को इक्वेट करके होता है, बट अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके लिए ये समझना कि क्या होता है वन वन मेनी वन, और बेसिक कॉन्सेप्ट किस हिसाब से काम करते हैं, ताकि आगे हमको प्रॉब्लम ना। आई होप ये कर लिया हो। अब ये जिसका बाकी है, एक बार और 30 सेकंड के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आगे। देखो अभी आपने जो फंक्शन का क्लासिफिकेशन देखा कि फंक्शन को हम वन 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 भी बोल सकते हैं और मेनी वन भी बोल सकते हैं। इसे एक और क्लासिफिकेशन होता है फंक्शन का, कि फंक्शन को या तो हम ऑन टू बोल सकते हैं, या तो फंक्शन को हम इनटू बोल सकते हैं। कि फंक्शन ऑन टू हो सकता है या इनटू हो सकता है। मैं अगेन वही बात हो गई इसमें भी, कि हमने पहले बोला था कि जब फंक्शन को डिफाइन किया था हम लोगों ने, ध्यान देना, जब फंक्शन को डिफाइन किया था तो हमने जो डेफिनेशन बोली थी कि पहले सेट के सारे एलिमेंट इंक्लूड होने चाहिए, पहले सेट के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आउटपुट में होनी चाहिए। तो पहले सेट में हमने कंडीशन डाली थी, हमने वन वन मेनी वन पढ़ा था, तो हमने सेकंड सेट पे कंडीशन डाली थी कि जो सेकंड सेट के एलिमेंट है, एक एलिमेंट का एक ही इनपुट होना चाहिए। वन आउटपुट शुड करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन इनपुट, मतलब एटलीस्ट वन इनपुट, एक से ज्यादा इनपुट नहीं होना चाहिए। तो इन दैट केस हमने वन वन मेनी वन को डिफाइन किया। तो ऑन टू इनटू में क्या होता है, ऑन टू इनपुट, ऑन टू इनटू भी जो सेकंड सेट है उसी को वैल्यू देता है। अब आपको इसमें पता है कि ये जो सेकंड सेट होता है ये कोडोमेन होता है। ठीक है, तो अगर ये कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाती, रेंज क्या होता है आपको पता है, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ आउटपुट। तो रेंज और कोडोमेन अगर बराबर हो गई कि भाई सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट बाकी ही नहीं है ना, क्या होता है आपको रेंज और कोडोमेन अपन ने डिस्कस किया था कि रेंज क्या होता है, जो आउटपुट का कलेक्शन होता है वो होता है, और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन ये पूरा का पूरा सेट होता है। तो अगर इस सेट की एक भी वैल्यू बची हुई नहीं है, तो इन दैट केस द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और अगर कुछ इस टाइप से है कि ये सेट ए टू सेट बी डिफाइन किया हुआ है, और जो रेंज है, if it's a proper subset of codomain, then it's a an into function, या हम इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नो एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड बी लेफ्ट आउट। एक भी एलिमेंट सेट बी का खाली नहीं जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके लिए कोई सेट ए में अवेलेबल ही नहीं। हर एक के लिए कुछ ना कुछ, हर एक आउटपुट के लिए कुछ ना कुछ इनपुट होना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट हैव एनी इनपुट। एग्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं बेसिक, कि मान लो एक यहां पे सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 और 4 इनपुट है,
और यहाँ पे 11, 12 और 13 आउटपुट है। ये सेट ए हो गया है, ये सेट बी हो गया है, और ये फंक्शन यहाँ से यहाँ के लिए एफ हो गया है। ठीक है, और कुछ आउटपुट जो आपके पास आ रहे हैं वो कुछ इस टाइप के आ रहे हैं कि 1 के लिए आप ले रहे हो 11, 2 के लिए आप ले रहे हो 12, कि 2 के लिए आप ले रहे हो 12, 3 के लिए ले रहे हो आप 13, और ये 4 के लिए भी आप ले रहे हो 13। तो इसमें मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो क्या है? तो इसकी रेंज जो है वो 11 भी है, वो 12 भी है, और 13 भी है, तीनों अवेलेबल है। इट मींस रेंज इन कोडोमेन आर सेम, देयरफॉर द फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, और अगर इसी में अगर मैं ये फंक्शन को कुछ इस तरीके से बना दूं कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और यहाँ पे 11, 12 और 13 अगर आउटपुट है, तो 1 ने आपको 11 आउटपुट दिया, 2 ने भी आपको 11 आउटपुट दिया, 3 ने आपको 12 आउटपुट दिया, और 4 ने भी आपको 12 आउटपुट दिया। तो आपकी जो रेंज है इस केस में वो कितनी हो जाएगी? रेंज आपके पास हो जाएगी 11 एंड 12 ओनली, है ना। कर्ली ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होने वाला है, ये रेंज और कोडोमेन सेम नहीं होने वाली है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये फंक्शन क्या होने वाला है? इनटू फंक्शन होने वाला। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लो। एंड ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं? ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे 1 1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। मेनी वन को सच नाम नहीं दिया हुआ है, और इनटू को भी सच कौन नाम नहीं दिया हुआ है, बट ठीक है, अगर फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है तो इनटू है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो रहा है। तो जो फंक्शंस हैं, आप इसको नोट भी करते जाओ साथ में, पहले नोट कर लो फिर बात करते हैं। चलो, अब एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था आपको, फंक्शन एफ एक्स। मॉड एक्स के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, और हमने जो एफ को डिफाइन करना है हमको, वो डिफाइन कर देता हूं ऑल द रियल वैल्यूज टू ऑल द रियल वैल्यूज। सेकेंड, ऑल द रियल वैल्यूज टू 0 टू इंफिनिटी। थर्ड, 0 टू इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव रियल वैल्यूज एंड दिस टू ऑल द रियल वैल्यूज। एंड थर्ड केस में इसको डिफाइन कर देता हूं मैं, थर्ड केस में डिफाइन कर देता हूं, हाँ, 0 टू इंफिनिटी से
0 टू इन्फिनिटी। ये मैंने 4 केस बनाया आपको। अब इन 4 केस में कौन सा फंक्शन ऑन टू है, कौन सा फंक्शन इन टू है, इसको कैसे जज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले आप लोग ग्राफ देख के आप सोच लो इसके बारे में। डेफिनेशन आपको पता है ऑन टू इन टू की क्या होती है, कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, वो जिसे भी अब आप आइडेंटिफाई करो। ठीक है, मैं प्रीवियस पेज पे इस एग्जांपल के बाद ले जाऊंगा बेटा। ठीक है, कॉपी कर लो। अब जैसे आपने इसका ग्राफ जब बनाना था, आपने इसका ग्राफ बनाना था ये पूरा, है ना, क्योंकि इनपुट आपके पास ये पूरा है, दिस इज योर इनपुट एंड योर आउटपुट इज दिस मच। पॉजिटिव रियल वैल्यूज ही आउटपुट आ रही है, करेक्ट, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ग्राफ में पता चल ही रहा है। नेगेटिव वाई की वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे जो ये है, ये बोल रहा है, कोडोमेन बोल रहा है कि सारी रियल वैल्यूज लेनी है। तो भैया सारी रियल वैल्यूज मतलब ये वाली जो नीचे वाली वैल्यूज हैं, ये वाली जो नेगेटिव वाई की वैल्यूज होती, नेगेटिव आउटपुट होता, वो तो आ ही नहीं रहा है। तो डेफिनेटली कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है इस केस में। क्लियर आ रहा है क्या समझ में? तो फंक्शन क्या होने वाला है भाई, फंक्शन कौन सा होने वाला है, इनटू होने वाला है। फंक्शन क्या होने वाला है, इनटू होने वाला है। नेक्स्ट केस में अगर मैं बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट केस का ग्राफ बनाऊंगा, तो अब इनपुट जो है मेरे पास, इनपुट मेरे पास पूरा ये होने वाला है, करेक्ट। पॉजिटिव रियल वैल्यूज है, सॉरी ऑल द रियल वैल्यूज इनपुट है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा आउटपुट ले लो। और पूरा आउटपुट जब आप लोगे तो आपका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, करेक्ट। मॉड एक्स का ग्राफ तो सिंपल यही बनता है। इसमें जो आउटपुट आपके पास आ रहा है, तो अगेन जीरो से चालू हो रहा है और जीरो से लेके पूरा प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यही का यही आउटपुट आ रहा है भाई। तो इसकी रेंज अगर आप बोलोगे तो रेंज और कोडोमेन, कोडोमेन इसकी यहाँ पे ये थी और रेंज भी इसकी यही आ रही है। तो फंक्शन क्या होने वाला है, फंक्शन होने वाला है ऑन टू फंक्शन। अब अभी आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? यहां पे अगर आप बात करोगे इस नेक्स्ट वाले एग्जांपल में, तो आपका जो इनपुट है वो आपके पास ये आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यूज आ रही है, नेगेटिव आप इनपुट डालोगे नहीं। अभी नेगेटिव इनपुट डालोगे नहीं तो आपका ग्राफ सिर्फ इतना आएगा, और इतना आएगा तो आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ जीरो से चालू होगा और आउटपुट आपके पास क्या आएगा भाई, यहाँ इन्फिनिटी तक आएगा। मतलब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द रियल वैल्यूज, ऑल द रियल वैल्यूज आउटपुट नहीं आएगा, आपका आउटपुट इस केस में भी ये वाला ही आएगा। तो डेफिनेटली फंक्शन कौन सा होने वाला है, इनटू होने वाला है। एंड फोर्थ वाले में अगर मैं बात करूंगा, तो जब आप ग्राफ बनाओगे इसका, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी में आपकी जो इनपुट्स हैं वो पॉजिटिव रियल वैल्यूज आ रही हैं, जीरो को इंक्लूड करते हुए ये आपके पास इनपुट आ रहे हैं। तो ग्राफ आपके पास बनेगा वो उसके करस्पॉन्डिंग ये बनने वाला है। और जो आपके पास आउटपुट आएंगे, तो ग्राफ से आप देख सकते हो, ग्राफ आपके पास आउटपुट ये देगा। अभी ये ग्राफ आउटपुट देगा और यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी ही दे के रखा हुआ है। इसका मतलब सारे के सारे जो भी आउटपुट आ रहे हैं सब के सब इंक्लूडेड है, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो मिसिंग है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अब अगर मान लो इसमें एक और मैं केस ऐसा लिख दूं कि जीरो टू इन्फिनिटी और जीरो टू इन्फिनिटी, अब ये फंक्शन ऑन टू होगा कि इन टू होगा? अब ये फंक्शन ऑन टू होगा कि इन टू होगा? भाई ये फंक्शन ऑन टू होगा, इन टू होगा? ऑन टू भी आ रहा है, इन टू, और मेरे पास इन टू भी जवाब आ रहा है। आपके पास जो इनपुट है बेटा वो ये पॉजिटिव रियल वैल्यूज है। इस बार पहले वाले क्वेश्चंस में जैसे ये जीरो इंक्लूडेड था, इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है। और जो आउटपुट आपके पास आएंगे तो डेफिनेटली आउटपुट आपके पास ये आएंगे, बट यहाँ पे ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है ना, जीरो आउटपुट नहीं आ सकता आपका। आपका आउटपुट ये आएगा, आपका आउटपुट पॉजिटिव रियल वैल्यूज आएंगी, बट इन सब में आपके पास आउटपुट जो है ना वो जीरो भी आ रहा था। ये जीरो आउटपुट था, यहाँ पे भी जीरो आउटपुट था, यहाँ पे भी जीरो आउटपुट था,
यहाँ पे भी जीरो आउटपुट था भाई साहब, यहाँ पे जीरो आउटपुट नहीं है, ये वाला डॉट बनेगा यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो इनपुट रहता तो जीरो आउटपुट रहता, तो आउटपुट में जीरो नहीं आ रहा है ना। आपके पास यहाँ पे जरूर इंक्लूडेड है, तो इसमें इसकी जगह में इसको इस तरीके से लिखने की जगह मैं लिख देता हूं, इसकी जो रेंज आ रही है आपके पास भाई साहब, वो जो रेंज है वो आ रही है जीरो टू इन्फिनिटी, ना कि जीरो टू इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल। तो ये फंक्शन क्या आने वाला है आपके पास? इनटू आने वाला है। करेक्ट है। तो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन के डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इन सारी चीजों पे इस तरीके से डिपेंडेंसी फंक्शन की होने वाली है। एंड द नेक्स्ट इज, अब मेरे को यही सारे क्वेश्चन है वन वन मेनी वन करके बता दो कि कौन से हैं इसमें वन वन भी है और मेनी वन है। वो तो प्रीवियस जो लिया था हमने वही का वही है। देखो आपको ये कनेक्ट करना है, इसकी रेंज अगर आप निकालोगे, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसकी जो रेंज निकालोगे आप, इसकी रेंज आपके पास आएगी जीरो टू इन्फिनिटी। ये तो समझ में आ रहा है आपको? आउटपुट ये पॉजिटिव रियल वैल्यूज आ रही है, ये आउटपुट आ रही है, करेक्ट? ये आउटपुट आ रही। तो रेंज जब जीरो से इन्फिनिटी है भाई साहब, यहाँ पे ऑल द रियल वैल्यूज है और यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी है, तो देयर आर वैल्यूज हियर विच आर नॉट प्रेजेंट हियर, है ना। नेगेटिव वैल्यू एक भी प्रेजेंट नहीं है जो कि यहाँ कोडोमेन में है, तो फंक्शन इन टू हो गया। ऑन द सेम बेसिस हमने सारे जज कर लिए। सेकंड में ऑन टू मैंने इसीलिए बोला बेटा, क्योंकि सेकंड की भी रेंज अगर आप निकालोगे तो सेकंड की भी रेंज कितनी आएगी? जीरो टू इन्फिनिटी आएगी, करेक्ट? यहां से चालू होके ये पूरी आ रही है ना आउटपुट, यहाँ ये पूरा आउटपुट आ रहा है आपके पास जीरो से चालू होके। तो क्या ये दोनों सेम है? यस, तो फंक्शन ऑन टू आ गया, करेक्ट। फंडा फंडा ये निकालने के तरीके बहुत हैं, मैंने तो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको समझ में आए। अब मैं वापस वन वन मेनी वन पे आ रहा हूं, तो मैं इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, बट अब आप मुझे बता दो कि कौन सा फंक्शन वन वन है, कौन सा फंक्शन मेनी वन है। पहला वाला वन वन है या मेनी वन है? मेनी वन है, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला भी मेनी वन है। जीरो टू इन्फिनिटी ऑल द रियल वैल्यूज क्या है? वन वन है। जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी क्या है? वन वन है। लास्ट वाला वन वन है, मेनी वन है। तो जनरली आप इस टाइप से बोलते रहोगे कि कोई भी फंक्शन आया तो वन वन ऑन टू है, वन वन इन टू है, मेनी वन ऑन टू है, मेनी वन इन टू है, वन वन इन टू है, कॉम्बिनेशन ऐसे बैठता हुआ रहेगा। अब जैसे ये वाला आप एग्जांपल लोगे, ये वाला जो फंक्शन है इसको आप क्या बोलोगे? इसको अगर आप दूसरी लैंग्वेज में बोलोगे तो आप बोलोगे इसको ये इंजेक्टिव है, दिस इज इंजेक्टिव, नॉट सब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्टिव। आ रहा है समझ में? इंजेक्टिव है क्योंकि वन वन है बट सब्जेक्टिव नहीं है, वन वन नॉट सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव। ठीक है। और भाई साहब ये जो स्पेशल एक फंक्शन आने वाला है ये वाला यहाँ पे, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इंजेक्टिव तो आ ही रहा है, इंजेक्टिव आ रहा है, करेक्ट, वन वन है। और ये क्या आ रहा है? ये आपके पास सर्जेक्टिव भी आ रहा है। ये दोनों हैं, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, जो स्पेशल नाम दिए गए हैं, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। एक नया नाम इंट्रोड्यूस किया है, that is called the bijective function, and that is only when the function is one one on two, मतलब the function is injective as well as surjective, then the function is called the bijective function.
इट्स ए इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि आगे आप जब पढ़ते हो वो आपको इसका यूज आता है बाइजेक्टिव फंक्शन का। क्लियर है सारी टर्मिनोलॉजीज जो मैं आगे एक्सप्लेन, जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आगे यूज भी आएगा, क्या किसी ने वन वन बोला, मेनी वन बोला, ऑन टू बोला, इन टू बोला, ये सारी चीजें अब आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो निकालना कैसे है, ये बहुत बड़ी दुनिया है। क्वेश्चन मैथ्स में किसी भी तरीके से आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो निकालना क्या कैसे है, ये एक बड़ी दुनिया है, बट क्या होता है एटलीस्ट वो हमको समझ में आना चाहिए। निकालने के लिए तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो अब रिवीजन में मैं इतना नहीं बता पाऊंगा। क्लियर है, नोट कर लिया इसको बेटा। प्रैक्टिस शीट तो है बेटा मेरे पास बहुत, बट वो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। मैंने आपको ग्राफिकल वे बता दिया, मैथमेटिकल वे मैंने दोनों का, ऑन टू निकालने का और इनटू निकालने का, दोनों का नहीं बताया है अभी तक। अब एक ऐसा नॉर्मल एग्जांपल मैं ले लेता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि वन वन ऑन टू हम कैसे निकालेंगे। हाँ, इसको नोट कर लिया सबने, इसको नोट कर लो बेटा जिसका बाकी था ये। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो अब मान लो अगर आपको कुछ एग्जांपल, मतलब क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया, एफ एक्स एक फंक्शन है, 2x-3 है, ठीक है, और फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, विच काइंड ऑफ अ फंक्शन दिस इज वन वन ऑन टू इन टू क्या फंक्शन। और एफ एक्स अगर मैंने फंक्शन आपको दिया x² -2x-3, एंड फंक्शन को मैंने डिफाइन किया ऑल द रियल वैल्यूज टू -4 टू इन्फिनिटी, व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शन दिस इज। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप ग्राफिकली तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो अभी। और ये पहला केस, और एक दूसरा केस ले लेता हूँ इसमें, फंक्शन एफ फ्रॉम -∞ टू 1 एंड -4 टू इन्फिनिटी। हाँ, तो इसमें दूसरे फंक्शंस के नॉलेज यूज होंगे, जैसे कि पहला वाला अगर आप एग्जांपल देखोगे बेटा, डिफरेंशिएशन कैन बी डन हियर, नो इश्यूज, डिफरेंशिएशन कैन बी डन हियर। वन वन मेनी वन निकालने के लिए आप डिफरेंशिएशन यूज कर ही सकते हो, बट जैसे कि इसमें आप देखोगे ऑल द रियल वैल्यूज टू ऑल द रियल वैल्यूज आउटपुट है, ऑल द रियल वैल्यूज इनपुट है, ऑल द रियल वैल्यूज इज कोडोमेन। तो ये फंक्शन किस टाइप का होगा, तो आप एक तो ग्राफिकली बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, कि ग्राफिकली अगर आप एक जीरो पुट करते हो तो y-3 आएगा, 0, -3 से पास होगा, और आपको ये पता ही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट, ये पता है हमको, हमने तो ये तो बचपन से ही बनाया है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो भाई साहब ये स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये प्लस इन्फिनिटी तक यहाँ जाती है आउटपुट में, और माइनस इन्फिनिटी तक यहाँ पे जाती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी जो रेंज है वो ऑल द रियल वैल्यूज है, राइट। और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग होती है, इंक्रीजिंग तो है ही है वो तो, रेंज इसीलिए ऑल द रियल वैल्यूज है। और
एक आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन इनपुट। कोई भी आउटपुट जो है वो एक ही इनपुट के लिए, एक से ज्यादा इनपुट के लिए नहीं है। तो वो फंक्शन क्या होने वाला है, ये 1 1 भी होने वाला है और ये ऑन टू भी होने वाला है। मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव होने वाला है। क्या होने वाला है, बाइजेक्टिव होने वाला है। ठीक है, इसमें भी एक केस बना लेता हूं। करेक्ट। तो फंक्शन बाइजेक्टिव, ये क्लियर है, समझ में आ गया। अब अगर आपको इसको इस तरीके से करने की जगह आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लो कि भाई अगर मैं इसको एफ डैश एक्स निकालता है यहाँ पे, तो मेरे पास 2 आता, वो बोलता ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 2 तो ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर फंक्शन क्या होने वाला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने वाला है। और हमको तो पता भी है स्ट्रेट लाइन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप नेगेटिव होता तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होती। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन 1 1 है। इस तरीके से आप इसको जज भी कर सकते हो, जो आप बोल रहे थे डिफ्रेंसिएशन के रूप से। नेक्स्ट वाला हो गया क्या बेटा, कि मेनी वन, 1 1 ऑन टू इन टू में क्या चीजें हैं, ये चीजें आप मुझे डिफाइन कर दो। और एक फोर्थ वाला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑल द रियल टू ऑल द रियल। तो क्वाड्रेटिक है, ग्राफ है, आपको इसका बनाना आना चाहिए कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। 1 1 पे इसका मिनिमा आएगा विच इज इक्वल टू -4, और ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा बेटा, है ना। पैराबोला है, कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। ये जो वर्टेक्स इसका आएगा, दिस वर्टेक्स मस्ट बी इक्वल टू 1, -4। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट -4 है। पूरा चैप्टर ही आना चाहिए बेटा, लिमिट भी तो पूरा ही आएगा तो फंक्शन तो पूरा आएगा। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि पहला वाला जो केस है, फंक्शन R2 -4 टू इंफिनिटी, विच काइंड ऑफ अ फंक्शन इट वुड बी। ऑल द रियल वैल्यूज तो है ही हैं, और जो आउटपुट है आपके पास वो -4 से इंफिनिटी है, और ये आउटपुट यहाँ पे -4 होने वाला है। तो ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होगा, क्या ये फंक्शन मेनी वन होगा कि 1 1 होगा। तो ये फंक्शन, ये तो समझ में आ रहा है आपको कि मेनी वन होगा, और फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी रेंज आ रही है। और ऑल द रियल वैल्यूज में अगर आप कभी भी देखोगे, तो कोई भी अगर आउटपुट, अगर आपने सपोज यहाँ पे ये आउटपुट देखा, तो दिस आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू दिस इनपुट। एक तो यहाँ पे इनपुट आएगा, और दिस आउटपुट इज ऑल्सो करस्पॉन्डिंग टू दिस इनपुट। ठीक है, यहाँ पे भी आउटपुट है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, -∞ टू -1, सॉरी -∞ टू 1, ये कौन सा फंक्शन है जरा मुझे बताओ तो। -∞ टू 1 से लेके -4 से लेके इन्फिनिटी, व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शन वुड दिस वुड बी। सबसे पहले मेनी वन और 1 1 में, मेनी वन 1 1 में दिस फंक्शन वुड बी 1 1। अब इसमें अब आपको समझ में आना चाहिए कि -∞ टू 1 के बीच में हर एक आउटपुट के लिए एक ही इनपुट आएगा। देखो ये जैसे ये आउटपुट बनाया था, इस आउटपुट के लिए -∞ 1 से छोटा इनपुट चाहिए, राइट, या 1 से छोटा इनपुट है। तो 1 से छोटा कितना इनपुट आ रहा है, यही इनपुट आएगा ना, सिर्फ यही यहाँ पे। ये तो आएगा नहीं ना, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसने डोमेन ही बोली है -∞ टू 1, इसने 1 से बड़ा तो कोई वैल्यू बोला ही नहीं है। और ऑन टू आएगा या इन टू आएगा, तो ये फंक्शन क्या आएगा, ऑन टू आएगा, क्योंकि -4 से लेके इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज कवर कर रहा है। ऑन टू आएगा, 1 1 ऑन टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 1 ऑन टू। लास्ट क्वेश्चन, मेनी वन
इनटू। ये आ रहा है समझ में? देखो थोड़ा सा ये देखो कि भाई सेकेंड वाले को मैं बता रहा हूं वापस से कि माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक का इनपुट है। तो माइनस इन्फिनिटी आपके पास यहां होने वाला है। तो जब आपके पास ये सारे इनपुट है, यहाँ पे जो मैं ब्लू लाइन में बना रहा हूं, दिस ऑल आर इनपुट। ठीक है। तो अगर आप ये वाला पार्ट अलग हटा दें, राइट हैंड साइड वाला, वन से आगे वाला पार्ट को अलग हटा दो आप। ठीक है, उसके आगे हाथ रख दो। तो क्या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है? आ रहा है ना, वैल्यू डिक्रीज होती हुई जा रही है। तो भाई ये फंक्शन तो वन वन होना ही चाहिए ना। आप इसको दो अलग अलग रेंज में इमेजिन करो, वन से छोटे पे और एक वन से बड़े पे। तो वन से बड़े में आप लेफ्ट हैंड वाला पूरा पार्ट अलग हटा दो और सिर्फ राइट हैंड वाला देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे वन वन लिखा हुआ है दोनों फंक्शन में, माइनस इन्फिनिटी टू वन में और वन टू इन्फिनिटी में। है ना? इसमें क्या है, क्लियर है? इनटू और ऑनटू तो आपको पता ही है कि माइनस फोर जो है, यहां तक क्या आउटपुट आ रहे हैं इसके पास, माइनस फोर से लेके इन्फिनिटी पे। वन पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? वन पे वैल्यू माइनस फोर आ रही, माइनस फोर के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। तो यहाँ माइनस फोर से इन्फिनिटी के बीच में सारे आउटपुट आ रहे हैं, दोनों केस में सारे आउटपुट आ रहे हैं। तो कौन सा बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया भैया इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में? विच वन इज बाइजेक्टिव फंक्शन? विच वन इज बाइजेक्टिव फंक्शन इन वन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ? सेकंड एंड थर्ड आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। ये क्या है? वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू जो फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव होता है। ये भी फंक्शन क्या है? वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव होता है। ठीक है। इस पे मैंने इसीलिए बताया तो कि ये दोनों केस में हम इनवर्स निकालना भी सिखाऊंगा मैं आपको। ये तीनों जो केस मैंने लिए हैं इनका इनवर्स निकालूंगा कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है और किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ूं। चलो, अब क्या होता है, मान लो एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये वन टू थ्री और ये है इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन। और एक फंक्शन मैंने जी से अगेन ए टू बी डिफाइन किया, है ना? और ए और बी में, हाँ, अब ग्राफ कैसे बनाया मैंने लास्ट में, तो बेटा ये तो क्वाड्रेटिक का है, तो ये मैं अभी मैं नहीं घुसूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, मतलब पैराबोला है। ये आपने पैराबोला चैप्टर पढ़ा है कोऑर्डिनेट का, उधर से भी रिलेट कर सकते हो, या फिर क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनाया उधर से भी रिलेट कर सकते हो, है ना? तो मैं इसीलिए मैंने उस पर डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी, उसको इतना एक्सप्लेन नहीं किया कि वो बनाया कैसे। वो उतना करेंगे तो फिर वही क्वेश्चन अपना आधा एक घंटा वही ले लेगा बेटा। वन टू थ्री, इलेवन ट्वेल्व थर्टी। ठीक है। और एक और फंक्शन ले लेते हैं, एच, ए टू बी, वन टू थ्री। अब अगर इस फंक्शन को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूं और इस फंक्शन को मैं
अब मेरे को फटाफट ये बता दो कि फंक्शन किस टाइप के हैं। दिस फंक्शन इज मेनी वन, राइट, मेनी वन इनटू फंक्शन, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाला फंक्शन क्या है, वन वन ऑन टू फंक्शन, और ये क्या है, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है इतना? ठीक है, बीच वाला बाइजेक्टिव है, बचे हुए बाइजेक्टिव नहीं है। अब ये फंक्शन मैंने ए टू बी डिफाइन किया है। सेम अगर मैं बी टू ए डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या बी से ए के बीच में इस फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूं? जस्ट ओपोजिट। मतलब यहां पे मेरे पास ये जो फंक्शन है, फंक्शन एफ जो है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, कर्ली ब्रैकेट 1,11, 2,12 एंड 3,12। और इस फंक्शन को जी को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 1,11, 2,12 एंड 3,13। और यहाँ पे h को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1,11, 2,11 एंड 3,12। क्लियर है? ये समझ में आ गया? हाँ, इसमें मैंने 13 को नहीं इंक्लूड किया बेटा, ठीक है, लास्ट वाला। अब अगर मैं इसका जस्ट उल्टा लिखूं बेटा, मतलब मैं इसका कुछ उल्टा लिखूं कि भाई 11 अगर इनपुट डालूं 1 आउटपुट मिले, 12 इनपुट डालूं 2 आउटपुट मिले, 12 इनपुट डालूं 3 आउटपुट मिले, इसका उल्टा लिखना बैठूं, उल्टा मतलब समझ रहे हो, आउटपुट और इनपुट को मैं एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे जब 11 है ये 1 डालूं, जब ये 12 है ये 2 डालूं, और ये 13 है जब 3 डालूं। और यहाँ पे अगर इसका उल्टा करने की कोशिश करूं तो 12 है 1 डालूं, नहीं सॉरी, 11 है 1 डालूं, 11 है 2 डालूं, और 12 है 3 डालूं। 12 है, ये आ गया समझ में? मैंने क्या किया, मैंने जस्ट उल्टा किया, इनपुट और आउटपुट को एक्सचेंज किया। अब मुझे ये बताओ, क्या ये फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन? क्या ये फंक्शन है? क्या हो सकता है? क्या बी टू है? इज इट अ फंक्शन फ्रॉम बी टू है? नो, व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम बी टू है? क्योंकि भाई यहां पे ये जो 12 है, इस 12 के लिए दो आउटपुट थोड़ी हो सकते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होता है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए और सारे इनपुट इंक्लूड भी होना चाहिए। क्लियर? तो डेफिनेटली ये फंक्शन बी टू ए नहीं है। इज इट अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए? इट इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। इट इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। 11 12 13 कोई ऐसी वैल्यू जो कि मिसिंग है? 11 12 13 सेट बी से ए के लिए अगर आपको फंक्शन बनाना है, पॉइंट पे ध्यान देना, यहाँ पे एग्जांपल में नहीं आया है वो पार्ट, बी से ए के लिए अगर आप डिफाइन करोगे तो बी की सारी वैल्यूज इंक्लूड होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी वैल्यू मिस नहीं है, 11 12 13 तीनों इंक्लूडेड है। हर एक के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए, ये भी पूरा सही है, तो इसीलिए ये फंक्शन है। एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन फ्रॉम बी टू है। तो इसमें वो बात तो फुलफिल हो रही है एच वाले में, जो मैंने ये वाला लिखा हुआ है कि सेट बी के सारे एलिमेंट इंक्लूडेड है, बट इसमें वो वाली बात फुलफिल नहीं हो रही है कि सेट बी से ए के लिए जब आप जा रहे हो तो एक इनपुट के लिए दो दो आउटपुट आपके पास आ रहे हैं, ये यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू। सो सिर्फ ये पॉसिबल है, और ये वाला जो फंक्शन पॉसिबल है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं जी इनवर्स। दैट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ जी। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए, जी।
इनवर्स फंक्शन ऑफ जी। समझ में आ रहा है? इनवर्स फंक्शन ऑफ जी का मतलब सिंपल ये है कि भाई जो जी फंक्शन था उसमें जो इनपुट था वो अब यहाँ पे आउटपुट का काम कर रहा है, और जो जी में आउटपुट था वो यहाँ इनपुट का काम कर रहा है, और वो फंक्शन भी है क्योंकि फंक्शन की सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? तो इनवर्स फंक्शन का लॉजिक समझ में आया कि इफ अ फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी देन द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन इज फ्रॉम बी टू ए। ये वाला फंक्शन कहां से कहां तक है? ये वाला फंक्शन है भाई बी टू ए। तो इफ अ फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, ये जी ए से बी था, ये जी ए से बी था, तो ये जो इनवर्स वाला फंक्शन है वो बी टू ए है। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि जी इनवर्स इज फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, आउटपुट इनपुट एक्सचेंज हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज ओनली पॉसिबल फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन था, इसीलिए इसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर बाइजेक्टिव नहीं है, जैसे कि पहले और तीसरा केस था, तो बाइजेक्टिव नहीं है तो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा उसका इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन जो होता है उसका लॉजिक क्या होता है ये आपको यहां से समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो द कंडीशन फॉर फाइंडिंग आउट इनवर्स फंक्शन इज दैट द फंक्शन मस्ट बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन, अदरवाइज आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स फंक्शन। कैसे निकालना है हमको, अगर कोई एक्सप्रेशन दिया कोई, तो हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। क्लियर है भाई? इनवर्स फंक्शन का लॉजिक क्या है, इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, और इनवर्स फंक्शन किस कंडीशन में डिफाइन होता है। नोट कर लो इसको, आगे बढ़ेंगे। और ये पावर -1 नहीं है, इनवर्स का साइन है। ठीक है, वो तो कह रहा हूँ आपने एक बार देख लिया है तो आपको पता होगा। चलो बढ़े आगे फिर। नोट हो गया सबका? अब जैसे दो एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था, ये वाला एक फंक्शन लिया था और एफ एक्स वाला ये एग्जाम्पल लिया, तो वापस मैं वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 2x-3 f is function from R to R and find f inverse of x। f इनवर्स x निकालना है, मतलब x का इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो देखो, आप यहाँ पे एक आइडिया में देता हूँ आपको, ताकि वो क्लियरिटी आपको हो जाए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इनपुट और आउटपुट की, दो तीन इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। तो अगर मैं इनपुट इस केस में 0 लेता था तो आउटपुट -3 आता है। 1 इनपुट लेता हूँ तो -1 इनपुट आता है, सॉरी -1 आउटपुट आता है। और अगर 3/2 इनपुट लेता हूँ तो मेरे पास आउटपुट 0 आता है। करेक्ट? ऐसे इनफाइनाइट डिफरेंट इनपुट, इनफाइनाइट डिफरेंट आउटपुट आने वाले हैं, और उसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड में। अब 1 1 ऑन 2 है भाई साहब, तो इसका इन्वर्स निकाल सकता हूँ मैं। तो इन्वर्स क्या होगा मेरे पास? तो इन्वर्स क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ इन्वर्स निकालने के लिए, क्या करता हूँ ध्यान देना। मैंने ये लिखा y इक्वल टू 2x-3। भाई जब x की वैल्यू 0 पुट कर रहा था, ध्यान देना यहाँ पे सब लोग, थोड़ा कंसंट्रेशन रखना। 0 अगर मैं इनपुट डाल रहा था तो -3 आ रहा था। मतलब अगर यहाँ 0 डाल रहा था तो ये क्या आ रहा था? -3 आ रहा था, है ना? किसके लिए आ रहा था? ये फंक्शन एफ एक्स के लिए आ रहा था। ये एफ एक्स के लिए बातें हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 इनपुट डाल रहा था तो -1 आउटपुट मिल रहा था। अगर इनवर्स फंक्शन में लिखूंगा, अगर मैं इनवर्स फंक्शन लिखूंगा, तो इनवर्स फंक्शन के लिए मेरे यही इनपुट और आउटपुट चेंज हो जाएंगे। करेक्ट? कि अगर इनपुट मेरे पास -3 हो भाई तो आउटपुट मेरे पास 0 हो, इनपुट मेरे पास -1 हो तो 1 हो, और 0 हो तो 3/2 हो। करेक्ट? तो मैं इसी के अंदर ये बोल सकता हूं क्या
कि जब मैं ये एफ एक्स डिफाइन कर रहा था, जब मैं यहां से ये एफ एक्स डिफाइन कर रहा था, तो मेरे पास इनपुट जो था एक्स था और आउटपुट जो था वो वाई था। तो मैं जब एफ इनवर्स एक्स डिफाइन करूं, ध्यान देना, जब मैं एफ इनवर्स एक्स डिफाइन करूं तो मेरे पास जो इनपुट हो वो वाई हो जाए और आउटपुट हो वो एक्स हो जाए। यही तो हो रहा है यहाँ पे। आ रहा है क्या समझ में? जस्ट मैंने क्या किया, आउटपुट और इनपुट को एक्सचेंज ही किया है ना। जैसे कि इसका इसी का एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं y की वैल्यू -3 लूंगा, इसमें y की वैल्यू -3 लूंगा, तो व्हाट आई विल गेट इज -3 इज इक्वल टू 2x -3, x इज इक्वल टू 0 आया। आ गया ना? यही यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा था। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा कि y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x और 2x इज इक्वल टू y प्लस 3, x इज इक्वल टू y प्लस 3/2, कुछ इस तरीके से लिखा, तो y जब मैंने -3 डाला तो -3 + 3 0/2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जब मैं एफ एक्स सॉल्व कर रहा था, ये एफ एक्स सॉल्व कर रहा था, तो आई वॉज यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। नो, आई कैन यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर दिस एफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो अब अगर मेरे को लिखना है एफ इनवर्स लिखना है, एफ इनवर्स लिखना है, तो एफ इनवर्स में क्या लिखूंगा? y प्लस 3/2 लिख दूं अगर y इनपुट है तो। और अगर इसी को मैं एफ इनवर्स x लिखना चाहूं, तो भाई अगर x मेरे पास वेरिएबल है तो मेरे को यहाँ पे y की जगह x प्लस 3/2 लिखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि हम जनरली क्या होते हैं, फंक्शन एफ एक्स, जी एक्स, एम एक्स, एच एक्स इस टाइप से लिखते हैं, तो इनपुट एक्स होता है मेरे पास। तो भाई अगर मैं यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स लिख रहा हूँ तो इनपुट एक्स चाहिए ना। तो मैंने निकाला वाई में है, ठीक है, ये मेरे निकालने के लिए प्रोसीजर है कि दिस इज हाउ आई फाइंड आउट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। बट फाइनली मेरे पास जो ये फंक्शन आता है, इसको मेरे को अगर फंक्शन के टर्म में लिखना है और वेरिएबल अगर एक्स यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वाई थोड़ी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी एक्स यूज करूंगा। बात वही है, मैं ये लिखूं, मैं ये लिखूं, दोनों सेम ही फंक्शन है, ओनली मैंने वेरिएबल का नाम अलग कर दिया है। अगर एक्स वाई की जगह मैं नाम दे देता हूं सपोज टी, तो टी नाम दे देता हूं तो एफ इनवर्स टी मेरे पास टी प्लस 3/2 आ जाता है। या फिर मैं नाम दे देता हूं एफ इनवर्स नितिन, तो यहाँ पे मेरे पास नितिन प्लस 3/2 आ जाएगा। वो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा कि आप वेरिएबल का नाम क्या दे रहे हो। ठीक है, तो ये क्लियर आया भाई। एफ इनवर्स हम निकालते ऐसे हैं कि जब भी आपको इनवर्स फंक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, ये वाई एफ एक्स की जगह वाई पुट करना, जैसे कि यहाँ पे मैंने पुट किया है, और भाई साहब एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालना, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालना, और ये जो फाइनल जो एक्सप्रेशन बचा हुआ है उसको लिख दोगे, तो वो आपका इनवर्स फंक्शन की तरह काम करेगा। क्लियर? दिस इज हाउ वी फाइंड आउट इनवर्स फंक्शन मैथमेटिकली। अंडरस्टैंडिंग तो आपको है कि इनपुट और आउटपुट एक्सचेंज होते हैं, बट एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूज आता है। क्लियर है? इसको नोट कर लो। और एक और जो क्वाड्रेटिक वाला किया था हमने, उसका इनवर्स भी निकाल देंगे। देखो, सबसे पहले आपको ना, कहीं भी कुछ भी चीज पढ़ रहे हो ना, ये जो फंडा है, प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको समझनी जरूरी है। अगर मैं सिर्फ आपको इनवर्स निकालना सिखा दूं और मैं बोलूं कि भाई y को x के टर्म में गिवन है तो x को y के टर्म में निकाल के निकाल दो इस तरीके, बट ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फंक्शन एफ एक्स है, यहाँ पे एक बार वो रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है। ये फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन एफ एक्स है, 1 1 ऑन 2 है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आइडेंटिफाई मैं अब कर सकता हूँ। 1 1 ऑन 2 है, और इसका मतलब भी मैंने 2 3 एग्जाम्पल भी ले लिए कि जो इनपुट है, अगर मेरे पास 0 इनपुट है तो आउटपुट -3 है, 1 इनपुट है मेरे माइनस आउटपुट -1 आउटपुट है, 3/2 इनपुट है तो 0 आउटपुट है। ये मैंने 1 2 एग्जाम्पल ले लिए। अब अगर मैं इनवर्स फंक्शन डिफाइन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो मेरा इनवर्स फंक्शन तो मुझे पता है क्या होता है कि भाई इनपुट आउटपुट एक्सचेंज हो जाता है। तो ठीक है भाई,
तो मैंने इनपुट आउटपुट एक्सचेंज कर दिया कि जब ये -3 यहाँ पे आउटपुट था, इनपुट 0 था, तो अब यहाँ पे अगर इनपुट -3 होगा तो 0 आउटपुट होगा, -1 इनपुट होगा तो 1 आउटपुट होगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस केस। यहाँ पे ऑपोजिट ऑफ दिस लास्ट केस इज दिस, है ना। तो कुछ इस टाइप का होना चाहिए और ऐसा हर एक वैल्यू के लिए होना कंपलसरी है, ठीक। अब इसको निकालना कैसे, तो मैं इसको अब रीड करना चालू किया कि ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन था भाई, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, इसमें जब मैं x की वैल्यू डालता था तो मेरे पास ये वाला सीन आता था, ठीक है। 0 वैल्यू डालूंगा तो -3 आएगा, 1 डालूंगा तो -1 आएगा। अब अगर मैं y डाल देता हूं, मान लो y की वैल्यू अगर मैं -3 पुट करता हूं यहाँ पे, तो डेफिनेटली x की वैल्यू 0 आनी है मेरे पास। इसी का तो जो मैंने यहाँ पे किया है, इसी का तो अपोजिट चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि भाई x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, अब इसमें y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो बात तो वही हो गई, है ना। सिर्फ वैल्यू y की पुट कर रहा था सेकंड केस में यहाँ पे, और यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर रहा था, बट ये सेट ऑफ वैल्यूज तो कुछ इसी तरीके से आने वाली है। तो ओवरऑल मेरे को कुछ नहीं करना है। अब मेरा x आउटपुट हो गया है, राइट, यहाँ पे ये x सब आउटपुट हो गया है और y इनपुट हो गया है। तो मैंने क्या किया, x को y के टर्म में निकालने की कोशिश करी, तो y प्लस 3 -3 को उधर लेके आया, x की वैल्यू निकाल ली, ये वाला जो है, अब यहाँ पे y इनपुट था तो उसके करस्पॉन्डिंग x की आउटपुट वैल्यू यहाँ पे मिल रही थी, तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, दिस वन। और ये फंक्शन आ जाएगा तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो अगर वेरिएबल y है तो y प्लस 3/2 कर दो, अगर वेरिएबल x है तो x प्लस 3/2 कर दो। क्लियर है अभी। तो कभी भी अगर आपको निकालना है तो आप इसी तरीके से इनवर्स फंक्शन निकालोगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, नोट कर ही लिया होगा आई थिंक आपने। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल द रियल वैल्यूज टू 0 टू इंफिनिटी। इसका इनवर्स अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे आप। सबसे पहले आपको ई की पावर एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। आपको थोड़ा सा वन वन मेनी वन तो निकालना ही पड़ेगा, बट वो इनवर्स पूछ रहा है तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, करेक्ट। तो डेफिनेटली फंक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1 1 है और ऑन टू है। 0 नॉट इंक्लूडेड है, डेफिनेटली 0 रेंज में नहीं आता है, बट 0 से जो भी थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू है वो इंक्लूडेड होगी। टिल इनफाइनाइट तक पॉजिटिव वैल्यू तक इनपुट इंक्लूडेड है, आउटपुट है। इसका अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो मैं ऐसा करूंगा कि भाई मुझे y इज इक्वल टू ई की पावर x है, ठीक है। अब मैं e की पावर जब होती है तो मैं log लेता हूं, तो मैं log ले लेता हूं और भाई बेस e ले लेता हूं, है ना। बेस आपकी चॉइस की सिलेक्ट कर सकते हो आप कभी भी जब log लेते हो। यहाँ पे ई इसीलिए चूज किया क्योंकि यहाँ पे ई था। पावर लॉग ई बेस ई नीचे आ जाएगा, मतलब पावर बाहर आ जाएगी, लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 आती है, तो x इक्वल टू लॉग वाई बेस ई आ जाएगा। तो देयर फोर अगर आपको एफ इनवर्स फंक्शन लिखना है कि भाई एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, मैंने वेरिएबल एक्स ही यूज किया है, तो जो एक्स आपने वाई की टर्म में लिखा हुआ है फंक्शन यही इनवर्स होगा, लॉग बेस ई, बट वाई की जगह मैं एक्स लिख दूंगा। दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। ई की पावर एक्स का लॉग एक्स बेस ई इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, अभी समझ में आया कैसे निकालना है। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, ये जो दोनों का ग्राफ है, ये ई की पावर एक्स का जो ग्राफ है और ये y इक्वल टू एक्स जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, ये e की पावर x का ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, और यहाँ पे एक नीचे ये log x का ग्राफ है। log x का ग्राफ भी आपको पता है, तो ये किसका ग्राफ है, log x बेस e का ग्राफ है।
तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि भाई ये दोनों ना एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, है ना। थोड़ा डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है, बट ये पॉइंट जो 0,1 है, यहाँ पे 1,0 एक दूसरे की मिरर इमेज होगा y=x में। तो कोई भी पॉइंट अगर आप यहाँ पे उठाया, इसका मिरर इमेज निकाला, इस पे ही आएगा। यहाँ भी कोई पॉइंट निकाला, इसका मिरर इमेज कौन सी लाइन में, y=x में। तो ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं y=x में बेटा। जैसे ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, एक दूसरे के मिरर इमेज में होते हैं। ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ, जैसे e⁻x का ग्राफ और log x बेस e का ग्राफ, ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। इन दोनों का ग्राफ जो होगा वो y=x में मिरर इमेज होगा। तो अगर आपने e⁻x का ग्राफ बना लिया, उसका y=x में मिरर इमेज देखोगे तो आपके पास ये आएगा। अच्छा, ये जो इनवर्स फंक्शन है ये डिफाइन कहां से कहां तक होगा भाई? एफ इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा 0 से इंफिनिटी इनपुट, और आउटपुट आएगा आपके पास ऑल द रियल वैल्यूज। एक्सचेंज हो गया ये दोनों, यहाँ पे जो डोमेन थी वो यहाँ पे रेंज बन गई, और जो यहाँ पे रेंज थी वो यहाँ पे डोमेन बन जाएगी। आपको पता भी होना चाहिए log x की डोमेन और रेंज। डोमेन होती है पॉजिटिव रियल वैल्यूज और रेंज होती है ऑल द रियल वैल्यूज। डोमेन एंड कोडोमेन डेफिनेटली मेक ए डिफरेंस। यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे फंक्शन 1, 1 ऑन 2 है। इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए तो आपको डोमेन और कोडोमेन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है। and until and unless function is not 1, 1 on 2, you cannot find out the inverse of that function. तो डोमेन ने तो अपना रोल प्ले किया ही किया है डेफिनेटली। विदाउट दैट डोमेन और कोडोमेन, विदाउट दैट हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहली स्टेप ही यही है कि हमको बताना पड़ेगा कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। निकालना कैसे है ये अपने आप में एक मैथमेटिकल तरीका है भाई, कि ठीक है y e⁻x से x को y के टर्म में निकाल लो, ये निकाला, उसके बाद ये जो आया है y का एक्सप्रेशन वो आपका इनवर्स फंक्शन है। चलो आगे बढ़ूंगा मैं बेटा, थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, तो एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी है मेरे को। हमने ये वाला एक एग्जांपल लिया था, है ना, x² - 2x - 3 इक्वल टू x² - 2x। द ग्राफ इज ऑलवेज मिरर इमेज इन y=x, इनवर्स और उसका ग्राफ। एंड फंक्शन जो था मेरे पास, मैंने एक बार डिफाइन किया था -∞ to 1, एक ये डिफाइन किया था सेकंड वाला, और थर्ड वाला मैंने डिफाइन किया था 1 to ∞। ये केस 1 था और ये केस 2 था, ठीक है। फाइंड इनवर्स इन बोथ द केसेस। आपको दोनों केस में इनवर्स निकालना है, और आप ये ऑलरेडी निकाल ही चुके हो दोस्तों कि फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है, 1, 1 on 2 फंक्शन है, दोनों केस में आप निकाल चुके हो, ध्यान देना। ये जो दोनों केस था देखो 1, 1 on 2 अपन ने, मैंने इसीलिए इसको स्पेसिफाई भी किया था भाई साहब के 1, 1 on 2 फंक्शन है दोनों केस में, -∞ to 1, 1 से इंफिनिटी, -4 to इंफिनिटी, -4 to। अब दोनों केस में अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो दोनों केस में अपना अपना इनवर्स निकालेगा वो। अब क्या वैल्यूज आने वाली है, इनवर्स फंक्शन क्या होने वाला है, ये आप बताओ। तो जो पहला पार्ट होता है जो कि कंडीशन होती है कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, वो तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो पहले। अब बाइजेक्टिव हो गया तो इनवर्स क्या होगा ये अब आपको निकाल के देना है मुझे, ठीक है। तो देखो फंडा वही है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, y = x² -
2x माइनस 3 लिखोगे भाई, इसको 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस वाई लिखोगे, मतलब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में लिखोगे, करेक्ट है? ये आ गया समझ में, इक्वल टू 0। अब जब आपको x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है तो आप डेफिनेटली अपना जो फॉर्मूला होता है वो यूज करोगे। तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय 2a। सो देयर फोर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे माइनस भी लिखा, -2 आएगा, -2 इज 4 स्क्वायर, है ना, और ये आ जाएगा +12, तो अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। और अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस वाई, चलेगा? ये आया समझ में, है ना? ये तो नॉर्मल मैंने एक्स की वाई के टर्म में निकाल लिया। मुझे एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे ये नहीं निकालने की जरूरत पड़ी कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसीलिए नहीं पड़ी क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अदरवाइज आपको प्रूफ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। ठीक है, अब आपको इनवर्स निकालना है। तो भाई मैंने बोला था कि एक्स वाई के टर्म में निकाल देना, आंसर आ जाएगा। बट एक्स वाई के टर्म में यहाँ पे तो दिक्कत आ गई है, क्योंकि दिक्कत ये आ गई है कि प्लस और माइनस साइन दोनों है। आप प्लस और माइनस साइन दोनों के साथ नहीं ले सकते हो। जैसे कि अगर आप y की वैल्यू 0 लोगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, फंक्शन नहीं होगा। एक वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट चाहिएगा। तो या तो प्लस लोगे या तो माइनस लोगे, मतलब या तो आप ये लोगे और या तो आप ये लोगे। अब कौन से केस में क्या लोगे ये कौन बताएगा, ध्यान देना अच्छे से। ये इसकी वैल्यूज बताएंगी। x की वैल्यूज थी भाई यहाँ पे, ये x की वैल्यूज थी ना, इसमें x की वैल्यूज थी। ये आउटपुट आएगा, तो मुझे ये बताओ इसका आउटपुट और ये जो इसका आउटपुट है, ये जो पहले वाले का आउटपुट है वो ये पहला वाला आएगा कि दूसरा वाला आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बहुत अच्छे से, 1 है और ये प्लस कर रहे हो, आप प्लस कर रहे हो अंडर रूट की वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव कंपलसरी है कि पॉजिटिव आने वाली है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में, ये भी हमेशा पूरा 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि मिनिमम वैल्यू ये मॉड की अंडर रूट की आ जाएगी 0, और 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 से हमेशा बड़ा आएगा, जो कि ये वाला केस आएगा। कौन सा? ये वाला केस आएगा। तो मैं क्या ये बोल दूं कि ये सेकेंड वाले की एक्स की वैल्यू होनी चाहिए और ये फर्स्ट वाले की एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। ये 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता सेकेंड वाला। देखो 1 में से इफ यू आर सब्सट्रैक्टिंग एनी पॉजिटिव वैल्यू, डेफिनेटली इट इज लेस देन 1। 1 में से इफ यू आर सब्सट्रैक्टिंग अ वैल्यू, डेफिनेटली इट इज लेस देन 1। तो डेफिनेटली वो ये वाला केस बनाता है कि एक्स की वैल्यूज ये वाली आनी चाहिए। तो ये फर्स्ट वाले केस का हो जाएगा, ये सेकेंड वाला केस का हो जाएगा। तो अगर आप इसका इनवर्स निकाल रहे हो भाई, किसका? फर्स्ट वाले का इनवर्स निकाल रहे हो, और अगर आप फंक्शन लिख रहे हो एफ इनवर्स ऑफ एक्स फर्स्ट वाले का, तो आप क्या यूज करोगे? 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स, है ना? और सेकेंड वाले का अगर आप इनवर्स निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे? एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स। आया समझ में? इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन में इनवर्स निकालोगे, क्योंकि आपको दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक्स और वाई मतलब डोमेन और कोडोमेन अपने आप में 1 1 ऑन 2 के लिए चाहिए। बट इस केस में पर्टिकुलरली जैसे क्वाड्रेटिक का केस आ गया, इसमें आपको दो केसेस बनते हैं। तो कौन सा केसेस पिक करना है और कौन सा केस आपको निग्लेक्ट करना है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या देके रखी हुई है, उसके बेसिस पे आप डिफाइन करोगे। जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया था बेटा, इसमें ये प्रॉब्लम ही नहीं आई थी, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में यही आई थी, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ पे वो प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पे वो प्रॉब्लम आई है क्योंकि यहाँ पे दो दो वैल्यूज आ रही थी यहाँ पे। तो आपको कौन सी पिक करना कौन सी पिक नहीं करना, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो इस एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो हर एक
इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको डोमेन और कोडोमेन और रेंज समझाया है डिटेल में, क्योंकि अनटिल अनलेस इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, ये सारी चीजें तो समझना पॉसिबल ही नहीं है फिर। मतलब स्टिल आपको अगर वो पता भी है तो कंफ्यूजन होंगे, बट वो कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बुकलेट में भी मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे कि क्वाड्रेटिक में इनवर्स निकालना है, क्या चीज रोल प्ले करती है, अभी अब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम डन फॉर द डे, आज के लिए खत्म हो गया। तो जिनको समझ में आ गया, कुछ नहीं है डाउट, दे कैन लीव। मैं ये एक पार्ट एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। देखो यहाँ पे क्या है, क्या चीज रोल प्ले कर रही है। यहाँ पे क्या चीज रोल प्ले कर रही है, ये बहुत बेसिक चीज है, यहाँ से यहाँ तक तो आप आ गए भाई। अब आपको ये प्लस लेना है, क्या आपको ये माइनस लेना है, तो ये एक मैंने प्लस का लिख दिया और ये मैंने माइनस का लिख दिया भाई। अब इनमें से मैं कौन सा पिक किसके लिए करूं, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो जैसे कि y की वैल्यू, आप एक एग्जांपल ले लो, अगर y की वैल्यू मैंने जीरो पुट करी, अगर y की वैल्यू मैंने जीरो पुट करी, तो भाई साहब इसका आउटपुट कितना आ रहा है, y इक्वल टू जीरो के लिए इसका आउटपुट कितना आ रहा है, ये 4 + 0 0, √4 is 2, 2 + 1 is 3। और यहाँ पे अगर मैंने y इक्वल टू जीरो पुट किया, तो आउटपुट कितना आ रहा है, -3। तो ये -3 किस में आया हुआ है, ऊपर वाले में आया हुआ है कि नीचे वाले में आया हुआ है, -3 ऊपर वाले में आया हुआ है या नीचे वाले में आया हुआ है, तो -3 ऊपर वाले में आया है, तो ये फंक्शन किसका इन्वर्स होना चाहिए, ऊपर वाले का, केस फर्स्ट का, सिंपल। इस तरीके से भी समझ सकते हो आप। इसमें +3 है, +3 किस में आया हुआ है, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आता है, राइट, +3। तो ये सेकंड वाले केस में आना चाहिए। मतलब जस्ट वे ऑफ थिंकिंग है ये, आपकी भी थिंकिंग हो सकती है, जरूरी नहीं है जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आप ऐसे सोचो वैसे ही सोचो। ये एक एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल आप भी सोच के ले सकते हो, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस में क्या जाना चाहिए। तरीके हैं सोचने के, दैट्स ऑल। विच वन, लास्ट क्वेश्चन बेटा, इज दिस वन और द लॉग वाला, e⁻x वाला। हाँ, मैंने ये बोला था कि ये फंक्शन और कोई भी फंक्शन हो और उसका इनवर्स फंक्शन हो, तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं y इक्वल टू एक्स में। दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। कि अगर आपको एक फंक्शन गिवन है और उसका इनवर्स निकालना है, तो सिंपल आप क्या करोगे, उसका y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज निकाल लोगे। एक एग्जांपल दे देता हूं। क्या हुआ, समझ में आपका डाउट मेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटा। ये e⁻x का ग्राफ था और ये उसका इनवर्स log x का ग्राफ है। ये दोनों एक दूसरे के y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज है, मतलब जो भी पॉइंट आप उठाओगे उसका अगर मिरर इमेज निकालोगे तो इस ग्राफ पे आना है। इसका जो भी पॉइंट उठाओगे और इसका अगर इसमें निकालोगे, मिरर इमेज आना है। ठीक है, तो अब आगे की क्लास में और हम ऑड इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, जो बेसिक चीजें हैं वो सीख लें, ताकि हमको आगे जब हम कैलकुलस सॉल्व करें, इंटीग्रेशन सॉल्व करें, डिफरेंशिएशन करें, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करें, ये प्रॉब्लम हमको आए ना। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे।